नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 26 जुलाई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अच्छा, अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं और आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की क्लासेस को ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को एकदम निरंतरता के साथ बेहतर बना सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं या फिर नहीं। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं एप्लीकेशन से, जो हमारा बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, वहाँ से पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो बना बनाया नोट्स वहाँ पे मिल रहा है, आप उसको लेकर तैयारी को एकदम एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार कैबिनेट की बैठक में हाल ही में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है और इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपये तक की राशि दी जाएगी। देखिए, इसको लेकर विस्तृत जानकारी आपको दिया गया था और एक्चुअली यहाँ पर जो अनुदान राशि की बात हो रही है, इसमें जो बातें निकल कर आई है, इसके आधार पर राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी, यानी कि 4 करोड़ रुपए तक की राशि इसमें दी जाएगी। अतः बी नंबर जो विकल्प है ये यहाँ पर सही हो जाता है। अच्छा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर यही वाला कोर्स है बीपीएससी का, इसमें भी करंट अफेयर्स के पैकेज इंक्लूडेड है। आप चाहें तो ये ले सकते हैं। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी संचालित हो रहा है, जो एग्जाम आपका 30 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हालिया पेश केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। आप सभी को मालूम होगा कि 23 जुलाई को अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। और ऐसे तो बिहार को लेकर जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, जो खास करके इस बजट में बिहार के संदर्भ में बातें कही गई। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल प्रश्न आपके समक्ष है कि सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए बिहार को जो सहायता दिया जाएगा, ऐसे में जो घोषणा हुई है बजट में, कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं को, मतलब खास करके जो परियोजनाएं चल रही है उसे एक प्रकार से सुचारू रूप से बेहतर बनाने की दिशा में। वो चीजें अभी आप देखेंगे। फिलहाल ए नंबर जो आंसर होगा इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना, साथ साथ बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में, जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक अहम जानकारी ये भी है कि बतौर वित्त मंत्री ये लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कॉमन सी जानकारी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के पास है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने इस चीज को जो 11,500 करोड़ रुपए की राशि को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो इसमें जो कोसी मेची जो परियोजना की हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को देखिएगा। तो 11,500 करोड़ में से देखें तो कोसी मेची जो लिंक परियोजना है, तो इसमें 6,282.32 करोड़ जो रुपए की राशि है वो खास करके इसमें लगाया जाएगा, मतलब ये प्रस्तावित है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, शेष राशि जो बचेंगे इस पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की 23 योजनाओं, जैसे कि बाढ़ की स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने पर खर्च किया जाएगा, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक बड़ी बात यहाँ पर बिहार को लेकर ये भी समझ में आता है, खास करके ये जो घोषणा हुई है बहुत अच्छा पहल साबित हो सकता है अगर इसे सुचारू रूप से, मतलब इस राशि का इस्तेमाल किया जाए तो। क्योंकि बाढ़ जो समस्या है बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में, ये दशकों पुरानी समस्या है और इस राशि से कोसी सीमांचल का कायाकल्प किया जाएगा। दरअसल उत्तर बिहार में कोसी सीमांचल में ही बाढ़ का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है और 2017 के बाढ़ में अगस्त महीने में जो बाढ़ आई थी, ये प्रकोप अगर आप कोसी सीमांचल के रहने वाले हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, एकदम घरों में पानी घुस गया था 2017 का बाढ़ वाला, जो मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा और यहाँ पर जो राशि आवंटित हुई है और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। दरअसल कोसी मेची लिंक परियोजना को लेकर कई बार जानकारी पहले भी हमने आपको दिया है। यहाँ पे देखिएगा, कोसी मेची लिंक परियोजना की बात करें तो इसके तहत 76 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जाएगा और इसके जरिए कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन तक ले जाया जाएगा और वहां पर मेची नदी में छोड़ दिया जाएगा। दरअसल कोसी मेची लिंक बनने से सुपौल, सहरसा,
मधुबनी, खगड़िया और कटिहार जिले को बाढ़ से राहत मिलेगी। तो इस परियोजना से ये सारे जो बिहार के जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। देखिए, कोसी मेची लिंक परियोजना अभी इस बजट में खबरों में है, तो आगामी 17वीं बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पॉइंट को जरूर एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, अभी तो बजट जो पेश हुआ है वो 2024-25 वाला जारी हुआ है, लेकिन इससे पहले हुआ था 2023-24 वाला। लेकिन आपके एग्जाम में रिसेंटली बीपीएससी हेडमास्टर वाला एग्जाम हुआ था, वहां पर 2022-23 वाला बजट से प्रश्न पूछा गया था। 28 और 29 जून को जो एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट में कुल 5 प्रश्न से बजट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, 5 प्रश्न बजट से होना, और 5 में से 4 प्रश्न डायरेक्टली हमारे नोट से थे जो हमने आपको पढ़ाए थे। एक प्रश्न वहां पर छूट गया था। तो हमारे कंटेंट पर आप लोग फोकस रहिए। नो डाउट हम इसे बेहतर और बनाने का प्रयास करते हैं। जो बदलता हुआ स्वरूप है बीपीएससी एग्जाम का, जो बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करती है, वो सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो अभी हम बात कर रहे थे, खास करके कोसी नदी से जो अतिरिक्त जल है वो महानंदा बेसिन तक ले जाया जाएगा। जो बिहार में नदी बेसिन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो ये ब्लू एरिया दिख रहा है ये है कोसी बेसिन, जबकि ग्रीन जो दिख रहा है ये है महानंदा बेसिन। आइए यहाँ पर मैप के माध्यम से समझिएगा। देखिए, बिहार में ये जो गंगा नदी बह रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये गंगा नदी है। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अच्छा, गंगा नदी को लेकर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये है कोसी नदी, और ये आपको जो लाइन दिख रहा है ये कोसी नदी है, ठीक है। और ये सारी कोसी नदी की जो सहायक नदी है, और इसके माध्यम से महानंदा नदी बेसिन तक जो अतिरिक्त पानी होगा कोसी का वो यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पर आपको दिखेगा खास करके ये मेची नदी, जहां पर इसको छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाढ़ पर नियंत्रण को लेकर ही ये सारा प्रयास किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और एक बात खास करके यहाँ पर आपको ये भी समझना है, खास करके नदियों की बात हुई है, तो आपको बता दूं कि नदियों को लेकर भी कई बार एग्जाम में पहले प्रश्न बन चुके हैं। तो बिहार की नदियों को लेकर भी जानकारी अवश्य ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, पटना को लेकर एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा कि पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र में ही यानी कि पटना में ही अजात शत्रु ने सैनिक छावनी का निर्माण किया था। और ये इसके पीछे रीजन ये था कि लिच्छवियों पर आक्रमण किया जा सके, और इसको लेकर ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और आक्रमण किया भी, और इतिहास में ये पढ़ने को मिलता है कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। हालांकि पटना नगर को बसवाने का जो श्रेय जाता है वो उदयन को जाता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार को लेकर बेसिक सी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बीपीएससी टीआरई वाला जो एग्जाम हुआ, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बना। ये चीजें हम आपको अक्सर रिवाइज करते रहते थे। हमने आपको बताया था कि 22 मार्च 1912 को भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अस्तित्व में आया था 12वें राज्य के रूप में। तो बेसिक से पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटे पॉइंट है, लेकिन इसमें से भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सारी बातों को ध्यान से पढ़िएगा, रटिएगा, ताकि वो दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो। कॉपी में लिखने के बजाय उसे दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए, और चीज़ों को खास करके इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, इस तरह का ट्रिक लगाइए याद करने का, ताकि आप उसे भूले नहीं। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक अतिरिक्त जानकारी आपको ये दे दूं, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा, और हम आपको निरंतर बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक है, ठीक है। स्वास्तिक के बीच में ये बोधि वृक्ष आपको दिख रहा है, ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित करता है। तो ये तमाम बातों की जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा किस प्रकार, एक तो एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है ही, बिहार विधानसभा में ये पेश किया गया है, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्योंकि अब जो इस तरह का बिल पास हुआ है, इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब यहाँ पर बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, खास करके विद्यार्थियों को, क्योंकि आए दिन जो पेपर लीक का जो मामला सामने आता था, उस चीज से अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, हाल ही में 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल, या फिर बोल सकते हैं कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, ये यहाँ पर पास हो गया है। किस तिथि को? तिथि आपको ध्यान रखना है 24 जुलाई 2024 को। अब आपको ध्यान रखना है कि इस विधेयक के अनुसार अब राज्य में किसी भी परीक्षा के, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, अगर प्रश्न पत्र लीक करता है तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सजा स्वरूप 10 साल की जेल,
1 करोड़ रुपए का जुर्माना, साथ ही साथ जो दोषी होंगे, जितने भी लोग होंगे उसमें संलग्न सभी की संपत्ति जब्त करने का यानी कि कुर्की करने का प्रावधान किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये बड़ा एक प्रकार का सजा है और इस तरह की चीजें अवश्य होनी चाहिए थी और हुआ भी। ठीक है, तो अब ये आशा है कि अब से खास करके इस तरह की गतिविधि बिहार में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, बिहार विधानसभा में ये बिल पास हुआ है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो नंदकिशोर यादव है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त बिहार में जो विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, इन सभी की सीटों को लेकर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। देखिए, विधानसभा की सीटों की बात करें तो 243 है। अभी हाल ही में 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, विधान परिषद की 75 सीटें हैं बिहार में तथा राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा है। अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा, कहीं अगर कंफ्यूजन हो गया तो समझ लीजिए कि एक अंक आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिहार विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा को लेकर 3 से 4 पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा है। ये कुछ ऐसे प्रश्न है, यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। देखिए, आने वाले समय में भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न बनता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। विधानसभा का नेता कौन होता है, तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा का नेता होते हैं। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। जिस प्रकार से भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होता है। अच्छा, किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। ये बेसिक सी जानकारी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 19 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। देखिए, इनका नाम है लालिया नजूआला चांगटे, जो विकल्प नंबर डी में यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये मिजोरम के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 19 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित किया है। और सम्मानित जो किया गया है, इसमें जो प्रश्न अराइज होते हैं, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पुरुष वर्ग में मुंबई सिटी एफसी के, एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब के लालिया नजूआला चांगटे को, और वहीं पे महिला वर्ग में उड़ीसा एफसी की इंदुमती कथिर रेशन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोनों वर्गों को लेकर यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, लालिया नजूआला चांगटा जो है ये पुरुष वर्ग में, ये खास करके मिजोरम के हैं, जबकि वहीं पर इंदुमती कथिर रेशन की बात करें तो ये उड़ीसा की है। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि ये लगातार दूसरी बार है जब लालिया नजूआला चांगटे ने ये AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया। ये लगातार दूसरी बार है। पिछले साल भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था पुरुष कैटेगरी में। अच्छा, विजेता सूची की बात करें, जो अभी हम आपको बतला रहे थे, प्रमुख खिलाड़ियों और कोचों को जो सम्मान दिया गया वो कैटेगरी यहाँ पर है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का जो अवार्ड दिया गया ये खालिद जमील को दिया गया। महिला कोच में सर्वश्रेष्ठ महिला कोच की बात करें तो शुक्ला दत्ता, और वहीं पे उत्कृष्ट पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो डेविड लाल लहन शांगा को दिया गया। महिला खिलाड़ी में उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी नेहा, सर्वश्रेष्ठ रेफरी का जो अवार्ड मिला रामचंद्रन वेंकटेश, सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी का अवार्ड मिला उज्जवल हल्दर को। तो ये तमाम जो जानकारी है, पुरस्कार स्वरूप जो मतलब पुरस्कार दिया गया है, ये सभी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला के 106वीं जयंती पर निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है। देखिए, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रिगोबर्टा मेंचुतुम, जो कि ग्वाटेमाला की रहने वाली है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो कि अभी हाल ही में इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा कि नेल्सन मंडेला के 106वीं जयंती पर 18 जुलाई 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचुतुम, जो कि ग्वाटेमाला के हैं, इनको वर्ष 2020 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक चीज यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि भले ही 2024 में ये सम्मानित हुई है, लेकिन ये जो पुरस्कार है, इन्हें जो मिला है, ये वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। ये इस पुरस्कार का दूसरा संस्करण है।
इसका पहला संस्करण 2022 में नवंबर महीने में दिया गया था, जो कि 2019 को लेकर ये पुरस्कार दिया गया था। वो जानकारी भी हम बात करेंगे उसको लेकर। फिलहाल यहाँ पर इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट को देखिएगा। दरअसल गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाले को सम्मानित करने के लिए 2019 में राष्ट्रपिता गांधी जी की यानी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब? तो 2019 में। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, जो नेल्सन मंडेला, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका के ये गांधी कहलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले थे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे इसके पहले संस्करण के बारे में। दरअसल 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के 150वें जयंती के अवसर पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2019 के लिए पहला गांधी मंडेला पुरस्कार जो दिया गया था नवंबर 2022 में, ये 14वें दलाई लामा को दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला, तो इनको दुनिया भर में शांति और सद्भाव फैलाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। ये इस पुरस्कार का पहला संस्करण था। आप यहाँ पर 14वें दलाई लामा को तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है, लामा। लामा शब्द के अगर हम अर्थ की बात करें तो तिब्बत के धर्मगुरु और बौद्ध साधुओं को लामा कहा जाता है, जिसका अर्थ जो होता है ये होता है महान व्यक्ति। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हम चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के बारे में, तो अभी आपको ये ध्यान रखना, आई थिंक यहाँ पर भी लिख दिया हमने, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया है। तो ये बातें ध्यान रखिए। गांधी जी की जो अगर हम जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और उनकी जो हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को हुआ था, आज़ादी के पश्चात। तो फिलहाल ये सारी बातें ध्यान रखिए। अब अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश की है। बताएं कि लगातार यह कौन सा बजट उन्होंने पेश किया है। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, ये लगातार 7वां बजट है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप लोग जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से भी हमने दिखलाया है। देखिए, यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आती है, हालांकि इसमें बजट के आंकड़े को लेकर हमने बात नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है बजट को पेश करने को लेकर, तो यहाँ से जो चीजें इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है वो आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए, पहला पॉइंट है कि इससे पहले 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 पेश की थी, और वित्त मंत्री के तौर पर देखें तो पहला अंतरिम बजट भी था उनका, जो कि नई संसद भवन में पेश देश का पहला अंतरिम बजट भी था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये मोरारजी देसाई के पास है, जो कि इन्होंने संसद में 10 बार बजट पेश किया। इनमें 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट शामिल है। अच्छा, अगर हम निर्मला सीतारमण के दृष्टिकोण से बात करें तो कुल मिला के 7 बार जो इन्होंने बजट पेश किया है, जिनमें 6 बार पूर्ण बजट है और 1 बार है अंतरिम बजट। तो कुल मिला के 7 बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी है। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये मोरारजी देसाई का नाम है, लेकिन उनके बाद जो नाम आता हुआ था पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया था। अच्छा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो वर्ष 2020 में बजट को पेश करते समय 2 घंटे 42 मिनट का ये अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण भी इन्होंने दिया था। ये एक रिकॉर्ड बन गया था। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। बजट खबरों में है तो आगामी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था। तो 2021 में वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। एक प्रश्न ये भी राइज हो सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। पहले वित्त मंत्री कौन थे जिनके द्वारा ये पेश किया गया? आपको ध्यान रखना है, आर के शनमुगम चेट्टी, इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय बजट का इन्हें पितामह भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शनमुगम चेट्टी, इनका ये पूरा नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, बजट को लेकर एक वीडियो बिहार के संदर्भ में, अर्थात बजट में जो बिहार को लेकर घोषणा हुई है उसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताएं कि युवा बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है।
तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि 10% हो गई है। अब आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को यानी कि 23 जुलाई को बजट पेश हुआ, इससे पहले 22 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश की। ये ध्यान रखिए। और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, अच्छा यहाँ पर वही सारी चीजें हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जो कि बीते वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की एक व्यापक समीक्षा या फिर एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। जो आसान शब्दों में हमने आपको बताया, एक लेखा जोखा होता है कार्यों का, ठीक है, एक प्रकार का ये दस्तावेज होता है जो यहाँ पर जारी होता है, ठीक है। आई होप इसको आप समझ चुके हैं। अच्छा, जो बात यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर हो रही थी, इसमें ध्यान रखना है कि इसके अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बेरोजगारी दर 2017-18 की तुलना में 2022-23 में जो है ये 17.8% से घटकर 10% हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो बेरोजगारी की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आप सबों को दे दूं। दरअसल कुछ समय पहले हम आपको बतला रहे थे, जो बेरोजगारी की बात आती है तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो है हरियाणा में है। अच्छा, पूरे भारत की अगर हम ओवरऑल अगर बेरोजगारी की बात करें तो युवा बेरोजगारी जो है भारत में वो सबसे अधिक है। युवा बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक है। और इसमें भी एक बात ये हमने आपको बतलाया था, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उसकी संख्या मतलब वो बेरोजगारों की संख्या वो बहुत अधिक है, ठीक है। ये चीजें हमने आपको बतलाया था इसी सीरीज में, आपको याद होगा पूरी आंकड़ों की जानकारी हमने दिया था। फिलहाल यहाँ पर इन सब बातों को स्किप करते हुए चलते हैं आगे, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर डिटेल जानकारी पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम समय समय पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो करवाते रहेंगे, बस ध्यान रखिएगा जो प्रश्न आपके समक्ष आए, जो एक्सप्लेनेशन आपके समक्ष आए, वो सभी को बारीकी से पढ़ना है। अब अगला 7वां प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि अभिनव बिंद्रा। अब आपको बतला दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हालिया घोषणा के अनुसार दिग्गज भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप अभिनव बिंद्रा को यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब इस सम्मान को लेकर जो घोषणा हुई, ये सम्मान उन्हें 10 अगस्त 2024 को पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान प्रदान किया जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह ध्यान है कि ओलंपिक की बात हो रही है, तो ऐसे में जो आगामी ओलंपिक खेल है इसको लेकर यहाँ पर जानकारी आपके समक्ष है। देखिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले ग्रीष्मकालीन 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तरफ से भी अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक चुना गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये खबरों में है और ये जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया भी था इसी सीरीज में, ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त पेरिस ओलंपिक खेल का जो तिथि है ये भी ध्यान रखिए, कब से कब तक आयोजित होना है, कहाँ आयोजित होना है, इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। ये ओलंपिक फ्रिज और पैरालंपिक फ्रिज दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें अभिनव बिंद्रा की उपलब्धियों के बारे में, तो बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में अभिनव बिंद्रा जो कि उत्तराखंड के हैं, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे। कब? तो बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में। अच्छा, ओलंपिक खेल जो खास करके पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर बात करें तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि 21 जून 2024 को जमुई बिहार की विधायक श्रेयसी सिंह जो कि निशानेबाज है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए क्वालिफाई किए थे, ठीक है। ये भाजपा विधायक है यहाँ पर जमुई में और इनका नाम है श्रेयसी सिंह, ये निशानेबाज भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफाई की थी 21 जून 2024 को। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। देखिए, इस देश का नाम है आइवरी कोस्ट, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट जो कि हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। हालांकि ओवरऑल देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 53वां देश है ओवरऑल। पिछले साल 2023 में इसमें नाइजीरिया, नामीबिया और गाम्बिया शामिल हुआ था। ये सभी अफ्रीकी देश हैं, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक अहम जानकारी, 39वीं संयुक्त राष्ट्र जल बैठक 12 से 13 मार्च 2024 को रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को मेलबर्न में
भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, किया गया नहीं बल्कि किया जाएगा, क्योंकि ये अभी घोषणा ही हुई है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, साउथ सिनेमा यानी कि साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण। इनका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न यानी कि IFFM का जो आयोजन है ये 15 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक पैलेस थिएटर में आयोजित किया जाएगा, और ये इसका 15वां संस्करण होगा। जो घोषणा हुई है इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अभिनेता रामचरण को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी अराइज हो जाता है, इसके साथ ही रामचरण यह सम्मान पाने वाले भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता बन के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप यहाँ पर इस शख्स को जो देख रहे हैं यही है रामचरण, और साउथ इंडियन सिनेमा के एक सुपरस्टार कॉमेडियन है परमानंदम, जो इन्हें आप यहाँ पर ब्लैक सूट में देख रहे हैं। आप लोग दोनों को भली भांति जानते होंगे जो खास करके साउथ इंडियन सिनेमा को देखने के शौकीन है। देखिए, एक जानकारी हमने रामचरण को लेकर रिसेंटली आई थिंक 1.5 से 2 महीना हो रहा है हमने आपको दिया था कि हाल ही में वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज पल्लावरम चेन्नई तमिलनाडु के 14वें दीक्षांत समारोह में तेलुगु अभिनेता रामचरण को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, जो कि इसका पहला संस्करण है, इससे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। अच्छा, ओमन चांडी कई जगहों पर आपको ओमान चांडी भी दिखेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई जगहों पर ओमान लिखा रहता है, कई जगहों पर ओमन। फिलहाल जो घोषणा हुई है ये पुरस्कार से, ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से अभी सम्मानित करने को लेकर ये राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, राहुल गांधी। ये इस पुरस्कार का पहला संस्करण है। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी की याद में स्थापित ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 21 जुलाई 2024 को कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ओमन चांडी फाउंडेशन ने प्रथम ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार की घोषणा की। और ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पुरस्कार स्वरूप जो सम्मानित होंगे राहुल गांधी को सम्मानित करने की बात कही गई है, जो घोषणा भी है। अच्छा, ओमन चांडी की बात करें तो ये केरल के 10वें मुख्यमंत्री थे। बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल की हम बात करें तो वे 2004 से लेकर 2006 तक, फिर 11 से लेकर 16 तक ये केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। अच्छा, 2023 में 18 जुलाई को रिसेंटली इनका निधन भी हुआ है। हालांकि वर्तमान में जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, जो कि आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं अब हम 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की पुष्टि की है? ये पुष्टि अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को या फिर रोवर ने मंगल ग्रह पर एक शुद्ध सल्फर क्रिस्टल की खोज की पुष्टि की है, या फिर घोषणा की है, या फिर कह सकते हैं पुष्टि की है, घोषणा नहीं। घोषणा तो नासा के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। दरअसल यह खोज तब हुई जब एक रोवर ने गलती से एक चट्टान को तोड़ दिया जिसमें पीले और हरे रंग के सल्फर क्रिस्टल निकले, जो कि मंगल पर या फिर लाल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया था। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा आपको ये ग्रीन मतलब भी दिख रहा होगा, ग्रीन टाइप का भी है, पीला तो आपको दिख ही रहा है। तो ये पुष्टि, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये रियल इमेज है, और इसी की पुष्टि अभी हाल ही में नासा द्वारा किया गया है। नासा जो है एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि इसरो के बारे में आप लोग भली बात जानते होंगे, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। CNSA जो है चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। JAXA जो है ये जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिए। आगे चलते हैं आज के इस वीडियो के 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2024 में सरकार ने सोने पर यानी कि गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसे घटाकर कर दिया गया 6%। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इसी सीरीज में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सारे प्रश्न एक एक करके देखने को मिलेगा। धैर्य बना रखिएगा, सभी को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हम आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया, और बताएं कि बजट में जो घोषणा हुई है या फिर बजट में हुई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। और इसको लेकर ऑलरेडी हम 2 बार आपको जानकारी दे चुके हैं, 2 वीडियो में। आपको बताना है कितने एक्सप्रेस वे होंगे और वो कौन कौन से एक्सप्रेस वे होंगे।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए अब यहाँ पर आज के हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये सीरीज आपको कैसा लगता है कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।